हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम करेंगे ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर अपना। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इसका आपको दूंगा डेफिनेशन की, ये चीज का इंट्रोडक्शन कह सकते हो। तो आप इसको लिखिए, अपनी पेन और कॉपी निकाल कर रखिए और लिखना शुरू कीजिए। अ ट्रांसफार्मर is a device, इलेक्ट्रिकल डिवाइस लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड कि किस चीज में, यूज्ड फॉर स्टेपिंग अप या जैसे बढ़ाने के लिए, और स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज, और स्पेशली मैंने यहां पे लिखा एसी वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर है वो आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको कि हम वोल्टेज को बढ़ाने में, या अगर वोल्टेज ज्यादा है तो उसको कम करने में हम ट्रांसफार्मर्स को यूज करते हैं। दिस इज अ डिवाइस। और बच्चों याद रखना, ये एक स्टैटिक डिवाइस है। ये भी आप साथ साथ चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा सा समझने में और आसान हो जाएगा। स्टैटिक डिवाइस का मतलब होता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। इसका क्या फायदा होता है? तो बच्चों इसका फायदा यह होता है कि आपके ऐसे डिवाइस का एफिशिएंसी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, मोशन नहीं होता है, तो आपका एनर्जी जो है वो काफी हद तक कंजर्व रहता है। एनीवे, तो ट्रांसफार्मर का ये मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है कि दिस इज अ डिवाइस, दिस इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन द एसी वोल्टेज। को सर आपने एसी वोल्टेज क्यों लिखा, डीसी क्यों? कहा बच्चे यही तो प्रॉब्लम है कि हम डीसी वोल्टेज को, डीसी को ट्रांसफार्मर्स में यूज नहीं कर सकते हैं। हम डीसी को ट्रांसफार्मर्स में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वो आगे हम समझेंगे जब हम इस ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, तब क्लियर होगा कि आपका डीसी इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है बेटे, तो इसको स्टार्ट करते हैं, अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट है वो देखते हैं कि क्या इसको कैसे करेंगे। तो इसका मेन है थोड़ा सा ये कि हम आखिर ट्रांसफार्मर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसका यूज जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ट्रांसफार्मर्स में आपको मजा नहीं आएगा और चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसका क्या यूज है। पहले इसका हम यूज ही पढ़ लेते हैं, यानी इसका एप्लीकेशन, क्या जरूरत पड़ गई ट्रांसफार्मर्स बनाने की। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो समझिए इस चीज को। वो कहानी है आपका, वो चीज है आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो मेरा ट्रांसमिशन होता है, पावर ट्रांसमिशन कह लो। मतलब जब बिजली हमारी बनती है पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट्स हो, हाइडल हो, जो भी हो, वहां से शहर तक भेजने में जो प्रोसेस होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या पावर ट्रांसमिशन कह सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन। यहां पे जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है हमारे साथ कि वो प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर ही सॉल्व कर सकता है। वो क्या है बच्चे? तो होता क्या है कि देखो समझो, पहले ये पावर ट्रांसमिशन क्या है मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूं। कि होता क्या है कि कहीं पे आपका पावर प्लांट है जहां पे बिजली बनती हो, मान लो जहां पे आपकी बिजली बनती है, ये आपका पावर प्लांट है। जनरली पावर प्लांट्स जो होते हैं वो शहर से काफी दूर होते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बस ये समझिए कि ये शहर से दूर बनते हैं, बहुत रिमोट एरियाज में बनते हैं, जहां पे हो सकता है इनके जो रिसोर्सेस हैं वो सस्ते हों, जो इनमें मटेरियल्स जैसे आपका कोल है या बाकी जो भी हाइडल पावर्स हैं। तो ये आपका काफी दूर एक पावर प्लांट है।
और यहां पे जो है वो हमारा घर है, या कह सकते हो ये अपना शहर है जहां पे हमें बिजली चाहिए, यानी यहां पे कंज्यूमर है और यहां पे आपका पावर प्लांट है। ठीक है, अब देखो बच्चे बिजली कैसे ट्रांसमिशन होता है। पावर प्लांट्स में जनरली थाउजेंड्स वोल्ट या 500 वोल्ट या 2, मतलब इसी रेंज में जो वोल्टेज वहां पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं अपने जनरेटर से, वो कुछ इसी रेंज में करते हैं, 500, 1000, 2000, वो डिपेंड करता है कि कैसा पावर प्लांट है। अब क्या है कि हमारे घर में जो कंजम्पशन है वो आपको पता है कि 220 वोल्ट्स के अराउंड हमारे यहां जो एसी जो हमारे यहां पहुंचती है वो 220 वोल्ट्स के अराउंड होती है। अब ये अगर मैं इस पावर को यानी इस वोल्टेज को अगर मैं सीधा ऐसे यहां से ऐसे सीधे वायर्स के थ्रू, मान लो कि मैंने सीधे यहां तक पहुंचाने की अगर कोशिश की, तो चूंकि ये वायर की जो लेंथ है वो काफी लंबी, कई किलोमीटर्स में ये लेंथ हो सकती है, तो आपको पता है जो वायर है इसमें रेजिस्टेंस भी होगा, इसमें रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस जो होता है आपको पता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, यानी जितनी ये लंबी वायर होगी उतना ज्यादा इन वायर्स में रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस होगा तो जो हमें पता है जो पावर लॉस होता है वो I² R होता है। मतलब पावर लॉस इन वायर्स में वो R के प्रोपोर्शनल है, करंट के तो है ही, मतलब जितना ज्यादा R होगा उतना ही पावर लॉस होगा। तो वायर तो बहुत लंबी है मेरी, कई किलोमीटर्स में हो सकता है, ये हंड्रेड्स किलोमीटर्स, थाउजेंड्स किलोमीटर में भी जा सकता है। ऐसे ऐसे पावर वो ट्रांसमिशन केबल्स हैं, आपने देखा होगा आपके शहर में जो बड़े बड़े टावर पोल्स जो होते हैं, टावर जो होते हैं खंभे, आपने ऐसे ऐसे खंभे कई जगह नोटिस किए होंगे, ऐसे वाले, ये कई 100 किलोमीटर लंबे हो सकते हैं। तो ये वायर बहुत लंबी होगी, वायर बहुत लंबी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब समझिए क्या होता है कि जितना पावर हम यहां जनरेट करेंगे उसको जब हम शहर तक भेजेंगे, दूर के किसी शहर तक जहां पे हमारा कंज्यूमर है, जहां पे हम उसे यूज करेंगे, आपका मैक्सिमम पावर जो है, बिजली जो है आपकी इसी केबल्स में खत्म हो जाती है। मतलब अगर आपने यहां से 100 लड्डू भेजा, ऐसे समझो, तो यहां पहुंचते पहुंचते आपको 5 लड्डू भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। अगर हमने 100 लड्डू भेजा यहां से इस तरीके से, तो एंड तक पहुंचते पहुंचते 5 लड्डू भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे आपको, है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जो पावर जो लॉस इन ट्रांसमिशन था, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, तो लोगों ने बाद में एक चीज को फाइंड आउट किया कि अगर मैं वोल्टेज को ज्यादा कर दूं इन पावर केबल्स के थ्रू, तो एक रिलेशन है, हमें इसको प्रूव नहीं करेंगे, खाली हमें जानना है वो क्या आता है। पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज स्क्वायर होता है। ये चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा, मेरी वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। तो जो पावर लॉस इन केबल्स होता है, कौन से केबल, इस ट्रांसमिशन केबल में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वोल्टेज के स्क्वायर का। इसका मतलब समझिए कि जितना ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस हम जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, हमारा यहां पे जो लॉस है केबल्स में वो उतना ही कम हो जाएगा। तो क्या आया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यही हुआ, लोगों के पास एक ही रास्ता बचा कि अगर हम यहां से एनी हाउ इस 1000 वोल्ट या 500 वोल्ट जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, इसको हम काफी स्टेप अप कर दें, काफी ऊंचा कर दें, यानी थाउजेंड्स ऑफ, इवन की लैक्स में कर दें, तो आप काफी दूर तक अपने इस पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं बहुत कम लॉस के साथ। ठीक है, 100 के 100 यहां नहीं पहुंचेंगे लड्डू, लेकिन ऐसा है कि आपका यहां पे 85, 80, 75 तक तो पहुंच जाएगा। तो ठीक है, इतना तो चलता है। ठीक है, तो ये हमारी नीड है ट्रांसमिशंस में, पावर ट्रांसमिशंस में, कि हमें हाई वोल्टेज चाहिए होता है। तो पहला नीड तो हो गया
कि हमें हाई वोल्टेज चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने बहुत हाई वोल्टेज यहां तक भेज दिया, चलो मान लेते हैं, अब यहां तो हमें 220 वोल्ट या इसी के रेंज में हमें वोल्टेज चाहिए 110। अगर आप यूएसए की बात करें, अमेरिका की, तो वहां पे 110 वोल्ट चलता है, अपने इंडिया में 220 वोल्ट चलता है। मतलब हमें कम वोल्टेज चाहिए होता है अपने एंड में, और यहां तो हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज भेजा है, और उसके पीछे हमारी मजबूरी क्या थी कि पावर लॉस कम हो। तो चलो वो चीज तो हमने अचीव कर लिया, वोल्टेज को बढ़ा करके, या हम जैसे बढ़ाएंगे वो देखेंगे कैसे बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज को बढ़ा करके हमने भेजा तो हमारा पावर लॉस कम हो गया। लेकिन हमें यहां तो कम वोल्टेज चाहिए, तो फिर यहां पे हम कुछ एक ऐसा जुगाड़ करेंगे जिससे कि हमारे घर में फिर जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो हमारे घर तक पहुंचे। और यही काम हमारा ट्रांसफार्मर करता है। वोल्टेज बढ़ाना हो तो भी ट्रांसफार्मर चाहिए, वोल्टेज को कम करना हो तो भी ट्रांसफार्मर्स चाहिए। आया समझ में कि ट्रांसफार्मर्स हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो जब वोल्टेज को बढ़ाने की जरूरत थी तो उसने उसको बढ़ा दिया, और जब हमें उसको कम करने की जरूरत थी उसने वोल्टेज को कम कर दिया। यही अपना ट्रांसफार्मर है। तो जो वोल्टेज बढ़ाता है उसका नाम जो है बच्चे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है? स्टेप अप। मैंने पहले लिखा था डेफिनेशन में, यानी जो बढ़ा दे, और जो घटा रहा है यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, उसको हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पावर ट्रांसमिशन क्या है, उसका एक बेसिक प्रोसेस समझ में आया होगा। और यहां पे नेसेसिटी है ट्रांसफार्मर्स की। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं जहां पे पावर जनरेशन प्लांट होते हैं, जो कई स्टेप्स में कई ट्रांसफार्मर्स को सीरीज में करके वो बड़े हाई वोल्टेज को अचीव करते हैं। कितना हाई? 1,32,000 वोल्ट तक वो जा सकते हैं। इतने हाई वोल्टेज को हम यूजिंग ट्रांसफार्मर्स हम बना सकते हैं। और जब हम इन केबल्स के थ्रू अपनी सिटी तक उस लाइट को, सॉरी, उस पावर को पहुंचा देते हैं, तो यहां पे छोटे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, जो हमारे मोहल्ले के कोने में आपने देखा होगा, खंभे पे, वो जो सब बच्चों को पता होगा, वो आपका जो है ट्रांसफार्मर, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है एक्चुअली, जिसमें बेसिकली हमारे पास 11,000 वोल्ट आता है, उसमें इन होता है, और जब ट्रांसफार्मर से वो पास होता है तो 220 वोल्ट में वो पास होता है। ठीक है? तो ये था ट्रांसफार्मर की जरूरत, बेसिक जरूरत। इसके और भी बहुत छोटे छोटे यूज हैं हमारे घरों में, कि हमारे घर में अब देखो 220 वोल्ट हमारे घर में आ गया। अब अगर हम अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे तो मोबाइल तो आपका 5-10 वोल्ट का मैक्सिमम होता है, 5 या 5.5 या 6 वोल्ट का मैक्सिमम मोबाइल का वो बैटरी होती है। तो उसको फिर अगेन हम छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स को यूज करके उसको स्टेप डाउन करते हैं, तब जाके हमें फिर 6 वोल्ट मिलता है। मतलब कई स्टेप्स में हम उसको बढ़ाते हैं और कई स्टेप्स में उसको डाउन करते हैं। ट्रांसफार्मर का यही काम है, वोल्टेज को बढ़ाना है, चाहे जितना बढ़ाना हो, आपको देखना है कि आप कितना बढ़ाना है, उसको स्टेप करेंगे। जहां डाउन करना हो वहां स्टेप डाउन करेंगे, चाहे एक स्टेप में या कई स्टेप में। ठीक है? तो यही अपना ट्रांसफार्मर्स की यूज, एप्लीकेशन, आप जो भी कह लें। चलिए, तो समझ में आया क्या इसकी नीड थी। अब हम करेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और डीसी इसमें क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। मैंने शुरू में कहा इसमें डीसी यूज नहीं कर सकते हैं, तो चलिए वो समझते हैं। डीसी कैसे यूज करेंगे, अभी देखिए इसमें डीसी कैसे यूज नहीं होता है वो भी समझेंगे, एसी ही क्यों इसमें यूज होता है, तो वो क्लियर होगा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहां लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। बच्चों एकदम ध्यान से इसको देखिए, वीडियो को बार बार पॉज करके लिखिए, उसको समझिए, कहीं दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल क्या होता है? आपने इसके पहले वाले चैप्टर यानी चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, वो है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या होता है।
आपने क्लास 10 से इस चीज को पढ़ा एक्चुअली, कि अगर मान लो आपके पास एक क्वाइल है, सोलेनोइड क्वाइल कह सकते हो, जिसमें मैंने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर, मतलब इसमें अगर कोई करंट आएगा तो ये इसको बताएगा। और बगल में मान लो मेरे पास दूसरी क्वाइल है, ये सब क्लास 10th वाली चीज मैं बता रहा हूं अभी, ये सब ये दूसरी क्वाइल है, यहां पर मैंने स्विच लगा दिया। अगर आप इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो आपको इतना तो पता है कि इस क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा करंट फ्लो होने की वजह से, ठीक है, उस डिटेल में नहीं जाना है, ये मुझे मान के चलना पड़ेगा कि आपको इतना तो पता होगा। अब ये फील्ड आगे बढ़ेगा तो इसमें भी घुसेगा इसका कुछ पार्ट, इसी को बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं? फ्लक्स लिंकेज। कौन सा फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये क्लास चैप्टर 6 की है, तो इसको यहां डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इतना मान के चलता हूं कि आपको ये आता होगा। तो इसमें जब आपका ये फील्ड घुसता है तो आपको क्लास 10 से पता है कि इसमें भी करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसमें भी आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज, यानी यहां पे आप करंट शो करने लगता है। तो इसी को तो कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी एक क्वाइल में जब करंट हमने डाला तो उसने म्यूचुअली इस साइड वाले क्वाइल में वोल्टेज करंट को प्रोड्यूस कर दिया। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल टच नहीं है, बिना किसी फिजिकल टच के केवल फील्ड को यूज करके हमने इस क्वाइल से इस क्वाइल में करंट को ट्रांसफर कर दिया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर म्यूचुअल, आपस का इंडक्शन। और इसमें करंट था तो यहां भी करंट शो किया, मतलब यहां भी करंट या ईएमएफ आपका प्रोड्यूस हो गया। दिस इज कॉल्ड योर इंडक्शन, आपस की बात है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड योर म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब वहां पे क्या आपने पढ़ा कि म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है वो होता है माइनस एन डी फाई बाय डी टी, यही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ था, जहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है और फाई तुम्हारा फ्लक्स है ईच क्वाइल में। तो ट्रांसफार्मर जो है हमारे इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे? मैं आपको दिखाऊंगा फिगर बना के, और हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रांसफार्मर में आपको जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ज्यादा आए। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्शन कह सकते हैं, एंड फैराडे लॉ ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्शन जो भी कहो आप, यही आपका ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। और इसी से एक चीज क्लियर होती है कि डीसी करंट को हम नहीं यूज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर्स में। कहो क्यों? क्योंकि ईएमएफ आपको तभी मिलेगा म्यूचुअल इंडक्शन में जब मेरा फ्लक्स जो है वो चेंजिंग हो टाइम के साथ, डी फाई बाई डी टी, यानी जब तक इसमें फ्लक्स मेरा कम ज्यादा होता रहेगा आपको करंट मिलेगा। अगर आपका फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है, अगर आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, तो यू विल नॉट गेट द ईएमएफ, ये आपको पता है। अब डीसी में क्या है? डीसी को जैसे ही हम सर्किट में डाल, देखो वैसे आपको यहां पे डीसी दिख रहा है, पर मैंने आपको बताया था कि हम स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो ऑन ऑफ कर रहे हैं मतलब हम इसको एसी तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप इसको हटा करके सीधा यहां पे आप एसी लगा दो तो आपको स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपका ये चेंजिंग है, तो ये हो। अगर मैं यहां पे प्योर डीसी बैटरी जोड़ दूं और स्विच को मैं ऑन ऑफ नहीं करूं तो ये फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो आपको ईएमएफ इसमें नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो करंट इन दिस सर्किट। यही रीजन है कि डीसी को हम ट्रांसफार्मर्स में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन इससे पॉसिबल ही नहीं है, और इससे म्यूचुअल इंडक्शन पॉसिबल नहीं है तो आपका ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा? और बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं सोचता हूं उसको थोड़ा सा समझा दूं कि देखो, थोड़ा सा हम एसी और डीसी के एक बड़े ही हिस्टोरिकल चीज को थोड़ा डिस्कस कर लें, थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा टॉपिक और लाइट आपका और इंटरेस्टिंग हो जाता है इन सब चीजों से। कि देखो बच्चों कि जब बिजली पहले जब बना तो एसी भी बना और डीसी भी बना। लोगों के पास दोनों जनरेटर्स थे, एसी जनरेटर भी हमारे पास था और हमारे पास डीसी जनरेटर भी था। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि जो डीसी जनरेटर था
आई थिंक ये थॉमस अल्वा एडिशन, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन साइंस टेक्नोलॉजी। थॉमस अल्वा एडिशन जो है, उन्होंने इस चीज को पेटेंट करवाया था, या उनकी कंपनी को एक्सपर्टीज थी डीसी में, ठीक है। और जो एसी था, ये निकोला टेस्ला, नाम तो सुना होगा, निकोला टेस्ला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। इस बंदे ने जो जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, थोड़ी कहानी सुनो, जानना जरूरी है। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस एक अमेरिकन इन्वेंटर था, प्लस एक इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसके लैब कह लो, उसकी फैक्ट्री कह लो, उसका रिसर्च सेंटर कह लो, जहां भी था, ये टेस्ला ने क्या किया था, वहीं पे काम करके एसी जनरेटर को इन्वेंट किया, डिजाइन किया, और एडिशन ने डीसी बना रखा था। अब देखो चक्कर क्या हुआ, जब दोनों जनरेटर तैयार हो गए, और उस समय दुनिया में कहीं बिजली नहीं थी, सप्लाई कहीं नहीं थी, घरों में कहीं बिजली नहीं थी, अमेरिका में भी नहीं था ऑब्वियसली, और ये दोनों अमेरिकन थे। तो इन दोनों ने गवर्नमेंट को अपना प्रपोजल भेजा कि देखिए हमारे पास जनरेटर्स हैं, ये बिजली बनाता है और ये काफी यूजफुल चीज है, इससे पंखे चलेंगे, बल्ब जलेंगे। उस जमाने के हिसाब से उन्होंने उनको समझाया, कन्विंस किया कि ये काफी यूजफुल चीज है, लोगों के लाइफ स्टाइल को, लोगों की जिंदगी को काफी इंप्रूव करेगा ये बिजली। जब आपके घर में बिजली आएगी, देश में ऐसे कारखाने बनेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, वगैरह वगैरह। उस जमाने में बिल्कुल नई चीज थी बिजली, घरों में थी ही नहीं, लैब में ही था, या फैक्ट्रीज वगैरह में था, या बहुत छोटे लेवल पे था, पूरे कंट्री में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। अब जो यूएसए गवर्नमेंट थी, यूएस की गवर्नमेंट थी, उनको डिसाइड करना था कि एसी को एज अ मेन बिजली के पावर प्लांट के मतलब सिस्टम में हम उसको अडॉप्ट करें, या डीसी को हम अडॉप्ट करें। बड़ी प्रॉब्लम थी उनके पास, यार क्या करें। एक ने डीसी बनाया है डायरेक्ट करंट, एक ने बनाया है अल्टरनेटिंग करंट, और उस समय तक लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था, बिल्कुल नई चीज थी। तो गवर्नमेंट भी बड़ी परेशान कि यार हम इनको ओके करते हैं तो पूरा सिस्टम इन पे बन जाएगा, और इनको ओके करते हैं तो फिर पूरा सिस्टम इन पे बनेगा। तो ये डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम किसको ओके करें, कौन सा बेटर रहेगा। तो देखो बच्चों, डीसी जो था, इसके साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम। उस बंदे का नाम इतना बड़ा था, वो इतना बिग, वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी था उस जमाने के हिसाब से, कि गवर्नमेंट को उसको इनकार करना बहुत मुश्किल था, या लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि अल्वा एडिशन से बढ़िया कोई कुछ बना सकता है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, सुनो इस चीज को। तो और थॉमस अल्वा एडिसन भी कंफर्म था कि यार मैं जो हूं, मेरा जो ये सिस्टम मैंने जो बनाया है वो तो अप्रूव होगा ही होगा। उसके रिस्पेक्ट में जो निकोला टेस्ला था, बिल्कुल अननोन पर्सन था, इसको लोग जानते नहीं थे, इसकी कंपनी छोटी थी, इसको उतना बड़ा इसका वो एक स्टेटस नहीं था अमेरिका में। तो लोगों को इतना लगता था कि ये डीसी वाला ही जीतेगा, एसी वाला हारेगा। और देखो डीसी में बहुत अच्छी चीजें हैं, डीसी जो है बड़ा सेफ है, इस पे चीजें अच्छी काम करती है। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि घर में, हमारे घर में जो एसी आता है, हमारे घर में जो एसी आता है, हम बहुत थोड़े अप्लायंसेस में डायरेक्ट एसी का यूज करते हैं। बाकी अपने टेलीविजन में, अपने म्यूजिक सिस्टम में, अपने मोबाइल फोन्स में, या बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं हमारे पास, बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसमें हम एडॉप्टर्स लगा के, जिसको हम चार्जर बोलते हैं, अल्टीमेटली इस एसी को डीसी में ही कन्वर्ट करते हैं। मतलब फाइनल तो हम डीसी ही यूज कर रहे हैं 90% अपने घर की चीजों में, 10% में एसी करते हैं, मान लेते हैं। मतलब हम फाइनली एसी को भी डीसी में ही ज्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डीसी तो बढ़िया है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आज पूरी दुनिया में डीसी कहीं भी नहीं मिलता है सप्लाई में। अब कोई एक्सेप्शन हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया में जहां तक मुझे पता है, हर कंट्री में जो पावर सिस्टम है वो एसी बेस्ड सिस्टम है। अब घर में आप उसको डीसी में कन्वर्ट करो, जो भी करना है कर लो, लेकिन सिस्टम जो है वो आपका एसी पे ही बेस्ड है। तो डीसी क्यों नहीं किया? तो डीसी का एक इतना बड़ा डिसएडवांटेज था, जिसने थॉमस अल्वा एडिसन का जो नाम था, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं कर पाई गवर्नमेंट एक्सेप्ट। वो प्रॉब्लम क्या थी? मैंने जो अभी पीछे समझाया था, जो पावर ट्रांसमिशन का जब आया मुद्दा कि बिजली बनेगी वहां, अमेरिका तो बहुत बड़ी कंट्री है, अपने इंडिया से 7 टाइम्स बड़ी है, लेंथ और ब्रेड्थ में बहुत बड़ी है, तो उनको पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को बहुत लंबा बनाना था, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, इवन कि थाउजेंड्स में उनको किलोमीटर्स हो सकता था पावर केबल्स।
और डीसी यहीं पे मात खा गया। क्यों? कि डीसी को आप स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं लाइक एसी। मतलब आप इसको ट्रांसफॉर्मर्स में यूज ही नहीं कर सकते, और ट्रांसफॉर्मर्स को यूज नहीं करेंगे तो स्टेप अप नहीं होगा ना स्टेप डाउन होगा, और स्टेप अप नहीं होगा तो इसको हम लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन में यूज कर ही नहीं सकते। ये कुछ किलोमीटर जाके बिल्कुल खत्म हो जाता है, 100% कंज्यूम वायर्स में ही हो जाता है, एंड यूजर तक एक बूंद नहीं पहुंचता है। डीसी की ये प्रॉब्लम है। समझ गए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी डीसी? और तो बहुत अच्छी वोल्टेज है, हमारे घर में हम इसको यूज ही बहुत करते हैं, लेकिन इसको हम ट्रांसमिट लंबे डिस्टेंस तक कर ही नहीं सकते हैं। इवन कुछ मीटर्स में ही ये काम करता है। आप इसको 5 to 10 20 100 मीटर से ज्यादा इसको ले ही नहीं जा सकते हैं सेफली, नहीं तो ये आपका क्या होगा, आपका सारा पावर कंज्यूम कर लेगा वायर्स में, वायर्स जल जाते हैं, इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। मोटी वायर्स चाहिए जो काफी कॉस्टली होती है। अब समझ में आया? थॉमस अल्वा एडिशन का सपोर्ट, उसका कहते हैं ना, उसके सर पे हाथ होने के बाद भी डीसी आपका लिस्ट से कट गया। दिस वाज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, बिकॉज हम ट्रांसफॉर्मर्स को डीसी के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट नहीं हो सकता है। और यही एक प्लस पॉइंट था एसी के साथ, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, जिसकी वजह से टेस्ला का जो मॉडल था वो उसने उस बिड को जीत लिया, और अमेरिका ने उसी सिस्टम को अडॉप्ट किया, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में एसी का ही आज बोलबाला हो गया, प्रोडक्शन में और ट्रांसमिशन में, घर में हम जो भी यूज करें। बात समझ में आई? यही वजह थी, मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया कि डीसी को ट्रांसफार्मर्स में यूज नहीं कर सकते, और यूज नहीं कर सकते जिस वजह से आज पूरी दुनिया में जो है एसी जो छाया हुआ है ट्रांसमिशन में या पावर जनरेशन में। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब हम थोड़ा सा गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने आपको ये कहानी मैंने सुनाई, आपको मजा आ रहा होगा, आई होप। तो अब है बच्चों कि ट्रांसफॉर्मर, थोड़ा सा आ जाए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ट्रांसफॉर्मर्स में हमें पढ़ना क्या है। तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपको इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, फिर आपको करना है इसका प्रिंसिपल लिखना पड़ता है। हमेशा यही फॉर्मेट होता है, पहले इंट्रोडक्शन की टीचर डिवाइस यूज्ड फॉर स्टेपिंग और स्टेप डाउन जो भी है, प्रिंसिपल तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है इसका वर्किंग, मतलब ये कैसे ये काम करता है, दिखता कैसे है, तो मैं उसको अपने फिगर से आपको समझाता हूं कि इसकी वर्किंग कैसी होगी ट्रांसफॉर्मर्स की, ये कैसा दिखता है और ये कैसे काम करता है, ये कैसे म्यूचुअल इंडक्शन को यूज करके वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है। ओके, चलो बच्चों, तो हम लोग अब इसकी वर्किंग को थोड़ा समझेंगे अच्छे से। वर्किंग तो कहा, देखो बट इट कंटेन्स, लिखो ऐसे लिख सकते हो, इट कंटेन्स अ सॉफ्ट आयरन क्या कोर, कहो मतलब कहा जो ट्रांसफॉर्मर्स होता है उसमें क्या होता है, तो मैं फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूं कि बिल्कुल खिड़की जो होती है ना हमारे घरों में, उसका जो चौखट होता है, उसका जो फ्रेम होता है, मेन फ्रेम जिसमें पल्ले लगे होते हैं, उसके जो पैनल्स लगे होते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा फिगर से आपको समझाऊं कि बेसिक फिगर ट्रांसफार्मर का कैसा हमें बनाना है अपने पेपर में। वो ऐसा एक मतलब फ्रेम होता है, खिड़की का, ये आपका जो मेन फ्रेम होता है जिसमें पल्ले लगे होते हैं, ऐसा फ्रेम होता है किसका, सॉफ्ट आयरन का। और ये फ्रेम जो होता है मैं आपको दिखा देता हूं, देखो मैंने बना रखा है, आपको दिख रहा है, ये ऐसे सॉफ्ट आयरन के पतले पतले प्लेट जैसे फ्रेम्स होते हैं, लेकिन हमें वो चाहिए थोड़े मोटे। मैं आपको एक्चुअल ट्रांसफार्मर भी दिखा देता हूं, आप देखिए, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा खोल करके यहां पे मैंने लाया है, दिख रहा है आपको, ये एक छोटा ट्रांसफार्मर है, मैंने इसे एक रेडियो में से निकाला है,
ये इसका जो ये रेड साइड है ये इसका इनपुट है, यानी इसका एसी जो हाई आता है हमारे घरों में 220 230 वोल्ट्स इधर से आएगा, और इधर जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये इसका आउटपुट है। ये कितना है? तो ये जो है मेरा 4.5 वोल्ट आउटपुट है इस ट्रांसफार्मर का, जिसमें मेरा रेडियो या मेरा जो टेप रिकॉर्डर है वो बजता है। अब आप गौर से देखो तो इसमें आपको एक वाइंडिंग दिख रही होगी, वायर्स की, कॉपर वायर्स की वाइंडिंग है, और ये जो लोहे का फ्रेम है इसी को मैं कह रहा था सॉफ्ट आयरन कोर। दिख रहा है आपको? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो यही आपका एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। गली में जो होता है वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जो पावर स्टेशंस में होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा ट्रांसफार्मर दिखाया, सबका वर्किंग एक ही जैसा है, साइज का डिफरेंस जो भी हो वर्किंग एक ही जैसा है। देख लिया आपने? तो ये अपना ट्रांसफार्मर है। अब इसमें आपको जो प्लेट्स दिख रहे हैं ये आप देखो तो कई सारे पतले पतले ब्लेड जैसे प्लेट्स हैं, उनको उन्होंने यहां पे अरेंज करके एक फ्रेम बनाया है। मैं वही आपको दिखा रहा हूं कि बिल्कुल ऐसे ही फ्रेम्स हैं, वो पतले पतले ब्लेड्स हैं। और मैंने 2-3 आपको दिखाया है। इन सबको उन्होंने क्या किया है कि इंसुलेशन के साथ, यानी सारे इंसुलेटेड हैं, ये सारे इंसुलेटेड हैं, ऐसे मान लो इनको हमने लेकर बोलते हैं, उसको बार्निश बोलते हैं, उसमें हम इसको डुबो देते हैं जिससे ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हो जाता है। तो जब दो को चिपकाएंगे तो ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे बहुत सारे पट्टियों को आपस में ऐसे करके हम एक इसका मोटा सा कोर बनाते हैं, जो आपको यहां पे दिख रहा है, जो आपको यहां पे दिख रहा है, इतना मोटा कोर बनाते हैं। ठीक है? तो ये जो कोर है, इसी कोर को मैं यहां बनाया हूं, ये देखिए, ये और ये। अब इसमें क्या है, इस पे हम अब वायर्स को वाइंड करेंगे, कॉपर इंसुलेटेड वायर्स को इधर भी और इस आर्म पे भी, यानी इस लिंब पे और इस लिंब पे हम वायर्स को यूं यूं और इधर भी यूं यूं वाइंड करेंगे। ये और ये वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनको हम इसमें वाइंड करेंगे, और वायर ही मेरा इंसुलेटेड वायर्स है। तो देखिए, उसको मैं यहां फिगर बनाता हूं थोड़ा सा। इसको ये मैंने जो ये प्लेट्स है इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। बाकी मैंने आपको ये तो एग्जांपल दिखाई दिया कि ये प्लेट्स को मैंने यहां पैसे दिखाने की कोशिश करी है। ये जो आपके प्लेट्स है ये, ठीक है? फिगर पे ज्यादा नहीं जाना, मैंने आपको ये एग्जांपल ही दिखा दिया। ये प्लेट्स आपको ऐसे कुछ ऐसे दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे। ड्राइंग, वो तो जितनी अच्छी ड्राइंग उतना अच्छा आपको फील आएगा। अब जब मेरा ये प्लेट्स, जब मेरा ये कोर बन गया, तो इस कोर पे क्या करते हैं कि वायर को लाया, ऐसे लपेट दिया, 2 लपेटा, 3 लपेटा, जितनी मर्जी हो आप, वो तो डिपेंड करता है कि हमें क्या बनाना है। ऐसे करके ये मेरा हो गया एसी इनपुट साइड, यानी इधर से मेरा इन होगा, इधर लपेट दिया। अब इधर भी वायर लपेटेंगे। अगर मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो यहां पे हम थोड़ा ज्यादा वायर लपेटेंगे। देखो ये मैंने लपेट रखा है, 3D फिगर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो कैसा बना, मुझे ख्याल से ठीक ठाक बन गया है। ये मेरा एसी ही, लेकिन ये मेरा आउटपुट आ गया। हमने इधर वायर लपेटा, इधर भी लपेटा। अगर वायर मेरा इनपुट में लपेटा कम है, आउटपुट में ज्यादा है, तो ये आपका स्टेप अप होगा। ध्यान रखना क्यों होगा, वो हमारे आगे अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यही आपका बेसिक ट्रांसफार्मर है जो मैंने आपको अपने इस वाले में दिखाया था। लेकिन यहां पे क्या है आपको, सर ये तो बीच में कहा कि ये बीच में इसलिए लपेटा है, वो भी बताऊंगा क्यों। इधर या इधर लपेट के इसको बीच में लपेटा गया है। वो कुछ ऐसा फ्रेम होता है, मैं अभी दिखा देता हूं। वो फ्रेम आपका ऐसा होता है, जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें फ्रेम बिल्कुल बीच में होता है ऐसा। इसी के ऊपर पहले इसको लपेट देते हैं और उसके ऊपर से फिर इसको लपेट देते हैं, मतलब एक ही लिंब पे दोनों को ओवरलैप करके लपेट देते हैं। सब समझेंगे क्यों ऐसा करते हैं। समझ में आ रही बात कि कैसा इसका फ्रेम होता है बच्चों? वेरी गुड। अब देखिए, जब हमने इसको लपेट दिया तो ये कैसे वोल्टेज को बढ़ाता या कम करता, समझो। हमें तो इतना पता है कि ये एक सोलेनॉइड है जिसमें मेरा एसी जा रहा है। तो सोलेनॉइड में जब एसी जाएगा, अगर मेरा यहां पे एक सोलेनॉइड है और इसमें करंट जा रहा है, तो इसके चारों तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से बनेगा, राइट बच्चों? ऐसे फील्ड बनेगा।
अब बगल में मेरा ये वाला, इसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, यहां पे मेरा दूसरा क्वाइल है बगल में ये। तो देखो बच्चों, ये जो फील्ड है वो फिर इसमें भी थोड़ा सा घुसना शुरू कर देगा, इसमें भी चला जाएगा। तो जब फील्ड इससे इसमें जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा ना। तो इसमें अगर मेरा वोल्टेज कुछ भी है या इसमें मेरा ईएमएफ, तो यहां भी मेरा एक ईएमएफ मेरा यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। देखो वही चीज है यहां पे, लेकिन आप यहां पे देखो क्या होता है कि इसमें क्या है ना कि बहुत कम फील्ड जा रही है। जितना फील्ड ये बना रहा है, ये फील्ड यहां पे बहुत कम जा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक एग्जांपल नहीं हो सकता। यहां पे आपका काफी सारा फील्ड लॉस कैसे लॉस हो रहा है और बहुत कम यूज में आ रहा है। इसी फील्ड को मैक्सिमम या तो पूरा का पूरा इसमें घुसाने के लिए हम ये कोर यूज करते हैं। ये जो कोर है सोच लो कि एक तरह से ये पाइपलाइन है जो इसके सारे फील्ड को ये इसने जो इनपुट ने बनाया, यहां पे जो मेरा इनपुट है, एसी इनपुट है जो इसने बनाया, ये चूंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो उसकी प्रॉपर्टी तो आपको पता है, चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा कि वो जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिल्कुल ट्रैप अपने अंदर कर लेता है। वो क्या करता है कि जितनी फील्ड लाइंस होती हैं उसको अपने अंदर ही ये कर लेता है, अपने अंदर वो ट्रैप कर लेता है। और ये क्या करता है, ट्रैप करके उसको यहां इसके साथ अटैच कर देता है। तो क्या हुआ, यहां पे आपका इंडक्शन तो हो रहा था म्यूचुअल, लेकिन बहुत ही कम, मैक्सिमम आपका फील्ड जो है बर्बाद हो रहा था, यूज में वो नहीं आ रहा था। इस कोर ने, इस फेरोमैग्नेटिक कोर ने, सॉफ्ट आयरन कोर ने इन सारे फील्ड को ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं लगभग 100% ही मान लो, इस वाले क्वाइल के अंदर डाल दिया। तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो बेहतरीन हो जाता है और आपको यहां पे एक बढ़िया आउटपुट मिलता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इतना सिंपल है कि यहां पे जब हमने एसी करंट डाला तो एसी करंट की वजह से इसके अंदर, ये तो सोलेनॉइड ही है, इसके अंदर मेरा फील्ड बना, ये मेरा फील्ड बना। एसी है तो ये मेरा फील्ड जो है वो चेंजिंग बना, कभी कम कभी ज्यादा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नॉर्थ इधर कभी साउथ इधर, कभी नॉर्थ इधर तो इधर साउथ, वो भी कम ज्यादा एसी की वजह से, कम ज्यादा यानी फ्लक्चुएटिंग यानी चेंजिंग। इस कोर ने वो सारे फील्ड को अल्टीमेटली इसके साथ लिंक कर दिया। तो जब ये फील्ड यहां पहुंचा तो अब यहां पे क्या है, दिस कोर इज ट्रांसमिटिंग ऑल फील्ड्स इन दिस क्वाइल। और क्वाइल में जब कोई फील्ड जाता है वो भी चेंजिंग, तो म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन मींस यू विल गेट आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर आपका काम करता है। कहो सर ये ठीक है सर, समझ में बात आ गई, ये बढ़ाता और घटाता कैसे है? कहा हाँ देखो पहले समझा देता हूं फिर इक्वेशन बताऊंगा। यहां मान लो तुम्हारे पास ये 3 या 4 टर्न्स तुम्हें दिख रहे हैं। मान लो इसने तुम्हें, मान लो कि इसने जो फ्लक्स पर टर्न, अच्छा ये जो टर्न का जो एरिया है इसका भी एरिया सेम है। मान लो यहां नंबर्स ज्यादा है, यहां पे मान लो तुम्हारे 4 ही टर्न है, यहां पे तुम्हारे मान लो तुम्हारे 10 टर्न है, या मान लो तुम्हारे यहां पे 5 है, यहां पे तुम्हारे 10 टर्न है। अब देखो जितना ये वोल्टेज की वजह से यहां पे तुम्हारा फील्ड बना वो 4 टर्न में ही जा रहा है, इसका फील्ड अल्टीमेटली इसमें ही तो है ना। और उतना ही फील्ड जब यहां पहुंचा तो वो 10 टर्न में चला गया। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो -NdΦ/dt। माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो जस्ट एक क्या कहते हैं उसको, कंसेप्चुअल माइनस है। मतलब जो मेरा ईएमएफ होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। अगर सेम मेरा फ्लक्स है और नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बढ़ा दूंगा तो डेफिनेटली विल गेट मोर वोल्टेज। इस टर्न को कम कर दूंगा वी विल गेट लेस वोल्टेज। तो देखो बेटे यहां पे अगर मेरा नंबर ऑफ टर्न्स 5 है और यहां पे 10 है, इट मींस यहां पे जो मुझे वोल्टेज मिलेगा इनपुट के बदले वो डबल मिलेगा। अगर मैंने यहां पे 100 वोल्ट का सप्लाई इनपुट दिया था तो आप यकीन मानिए इस आइडियल ट्रांसफार्मर में, मतलब हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि पावर लॉस जो है मेरा बिल्कुल 0 है।
मुझे यहां पे डबल वोल्टेज यानी 200 वोल्ट मुझे बड़ी आसानी से ट्रांसफार्मर दे देता है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर जो है आपका काम करता है कि वोल्टेज को वो अप कर देता है बिना किसी लाम काफ के, बिना किसी ताम झाम के, बड़ी आसानी से। नंबर ऑफ टर्न्स को आप 15 कर दीजिए, आपका ये 3 गुना यानी 300 वोल्ट हो जाएगा। इसको 20 कर दीजिए, ये अगर मेरा 5 है तो यानी 4 गुना, तो वोल्टेज भी आपका 4 गुना। जितना आप टाइम्स n बढ़ाएंगे आपका उधर उतना ही वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर हमने इधर टर्न ज्यादा कर दी, इधर टर्न कम कर दिए, तो इनपुट में अगर टर्न ज्यादा है, आउटपुट में टर्न नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो आपका वोल्टेज को कम कर देगा। मतलब इसी ट्रांसफार्मर का पैसे उलट दीजिए। अगर मैं इसको इनपुट बना दूं, इसको मैं आउटपुट बना दूं, तो देखो इनपुट में 200 वोल्ट दूंगा, आउटपुट मुझे 100 वोल्ट ही आएगा। इतना आसान है। एक ही ट्रांसफार्मर आपका, केवल उसके इनपुट को साइड को उल्टा कर दीजिए तो आपका जो स्टेप अप है वो आपका स्टेप डाउन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है ट्रांसफार्मर में, इतना आसान इसका फंक्शनिंग, इसका मैकेनिज्म कह सकते हो। इसका जो मैकेनिज्म है ट्रांसफार्मर का, आया समझ में? आई होप बहुत क्लियर आपका हो गया होगा हाउ अ ट्रांसफार्मर वर्क, ये कैसे म्यूचुअल इंडक्शन को यूज करके वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। ठीक है, अब हम लोग बच्चे अब जो है थोड़ा सा इसके वो इक्वेशन वाले पोर्शन में चले जाते हैं, वो भी जरूरी है। ये तो आपको एक फील दिलाने के लिए, आपको एक अच्छी फील आई होगी ट्रांसफार्मर्स की, आपको काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी क्या जरूरत है, हमने एसी ही क्यों अडॉप्ट किया, मैंने ये भी कहानी सुनाई आपको, और ट्रांसफार्मर एक्चुअली मेरा काम कैसे करता है, और रियल ट्रांसफार्मर से दिखता कैसे है। देखा आपने, यही दिखता है आपका रियल ट्रांसफार्मर्स। ये वाला मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, अब है कि सर इसके इक्वेशंस थोड़ा बताइए कि कैसे इसके इक्वेशंस का, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इक्वेशंस अभी करते हैं ट्रांसफार्मर्स के। अब थोड़ा सा इक्वेशंस भी लिखना पड़ेगा, तो वो कैसे लिखें, इसको मैं थोड़ा इधर बिठा लेता हूं। तो देखो, मैंने कहा था कि जो मेरा इन है या मेरा आउट जो भी है, दोनों का जो डायमीटर या एरिया को इन कॉइल्स का सेम है। और मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड वही फील्ड, चूंकि सेम मेरा कॉमन मेरा ये कोर है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड इधर में और इधर भी, तो जो मेरा फ्लक्स होगा वो दोनों में तो सेम ही फ्लक्स होगा, इस साइड और इस साइड भी। तो टोटल फ्लक्स जो इसमें होगा वो मेरा हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी साइड, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी साइड। यानी जो इनपुट है उसको प्राइमरी साइड या साइड 1, और इसको साइड 2 या सेकेंडरी साइड बोलते हैं आउटपुट को। तो मैं कहूंगा जो मेरा फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्लक्स इन हम लिखेंगे प्राइमरी साइड, इस कॉइल में जो टोटल फ्लक्स होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यानी यहां पे जितने भी मेरे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको मैं एनपी लिखूंगा, और इनटू हर कॉइल में जो मेरा फ्लक्स है फाई, मैंने यहां लिख रखा है फाई। तो ये मेरा हो गया द टोटल फ्लक्स इन माय प्राइमरी कॉइल। तो देयरफॉर फ्रॉम लिखो फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्शन, जो ईएमएफ होगा प्राइमरी में वो क्या हो जाएगा, माइनस एन, तो एनपी डी फाई बाय dt, हमने इसी को लिख दिया। तो ये मेरा हो गया प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ या वोल्टेज। कोई सर इसमें तो हमने वोल्टेज लगाया ही था, कहा ठीक है मैं लगाया था, पर चूंकि हम ऐसा कहते हैं कि ये चूंकि फ्लक्स वापस इसमें भी जा रहा है, तो हमने कहा कि इससे लिंक फ्लक्स से अगर मैं इसको सोचूं तो मेरा ये आ गया। ठीक है, अब सेकेंडरी साइड में चलते हैं। तो सेकेंडरी में मैंने यहां पे लिखा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, तो यहां भी मेरा जो फ्लक्स टोटल होगा वो हो जाएगा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी इनटू फ्लक्स। तो फ्लक्स तो दोनों में सेम ही है, तो यहां भी मैंने फाई लिखा, देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस कॉइल, तो वो मेरा हो जाएगा माइनस एनएस डी फाई बाय डी टी। राइट, बहुत आसान। अब देखिए, अब अपना ये हो गया, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको 2 लिखिए, इसको ई सेकेंडरी लिखिए। अब दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूं। क्या करेंगे, मिटा दो यहां पे, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके रिपीट करके भी देखते रहिए इसको कई बार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। तो ये मेरा हो जाएगा
ES बाय EP, यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी टू वोल्टेज इन प्राइमरी। तो देखो बच्चों, ये मेरा क्या बचेगा, मेरा माइनस में कट हो जाएगा, NS बाय NP, NS बाय NP। ठीक है, ये मेरा आ गया रिक्वायर्ड, हमें यही फॉर्मूला चाहिए था, NS बाय NP, यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी। देखो कुछ बुक्स में या कुछ आपने कहो सर मैंने तो ऐसा नहीं, मैंने तो आप ऐसे लिखो VS बाय VP, आपको जो सूट करे एक ही बात है, NS बाय NP। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत है तो किसी ने लिखा होगा, हो सकता है कि E1 बाय सॉरी E2 बाय E1 इक्वल्स टू N2 बाय N1। आप जो लिखो, आपको जो अच्छा लगे, तीनों एक ही चीज है। तो क्या हो गया कि ये जो रेशियो है वो NS बाय NP पे डिपेंड करता है। अब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा इसमें कम होगा, तब देखो इसलिए ये आपका रेशियो जो है वो मोर देन 1 है, यानी आपका ट्रांसफार्मर जो है आपका स्टेप अप हो जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज और मिला, आइडिया क्या वो लिखेंगे, लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हियर NS बाय NP is called ट्रांसफार्मर रेशियो। इसको K से डिनोट करते हैं, मतलब K कुछ हो गया तुम्हारा NS बाय NP। देखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि ट्रांसफार्मर रेशियो यानी रेशियो ऑफ द टर्न्स इन सेकेंडरी टू इन प्राइमरी, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। अब देखो कितना सिंपल है, अगर मेरा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है और प्राइमरी में कम है तो मेरा जो K होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। और ये एक बच्चा ही बता सकता है कि इस केस में जो मेरा ट्रांसफार्मर होगा वो मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगर उल्टी बात हो जाए कि NS छोटा हो या नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम हो और प्राइमरी में ज्यादा हो, तो ये पूरा जो रेशियो है वो 1 से कम हो जाएगा, मींस योर K विल बी लेस देन 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स जिसका कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो 1 से ज्यादा है, हम तपाक से कहेंगे, हम छूटते ही कहेंगे कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और जिसका 1 से कम हो यानी NS नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी में कम हो और प्राइमरी में ज्यादा हो, यानी जो मैंने फिगर बनाया है इसका जस्ट ऑपोजिट, तो वहां मेरा K 1 से कम हो जाएगा। तो अब बड़े मजे से कह सकते हैं ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। सर जी ये मेरा कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो बात समझ में आ रही है कि ट्रांसफार्मर का जो डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला का, ये भी कितना आसान है। हमने म्यूचुअल इंडक्शन फैराडे लॉ को यूज किया, यहां आ गए, ये इंपॉर्टेंट था, इसको VS बाय VP भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये जो रेशियो है इसका एक स्पेशल नाम है ट्रांसफार्मर रेशियो, दैट इज योर K NS बाय NP। अगर ये K 1 से बड़ा है तो उस कंडीशन में योर ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप, 1 से छोटा है स्टेप डाउन। क्लियर। अब छोटी छोटी और चीजें हैं बच्चों, एक एक करके मैं करवाता हूं आपको। आप पेशेंसली इस पूरे लेक्चर को देखिए, आपको ट्रांसफार्मर का एक एक फील आएगा कि सर आज तक मैंने इस फील को देखा ही नहीं था, कभी फील ही नहीं किया था, अब सर मजा आ रहा है। चलिए बच्चों, तो वो अब है आपका बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। आज मैं फिर एक इंटरेस्टिंग चीज पे आपको ले जाऊंगा। अब कहा देखो, हमने आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की है अभी, मतलब देयर इज नो पावर लॉस, जो इनपुट का पावर है वही आउटपुट का पावर होगा, हमने ये अज्यूम किया है। तो मतलब फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर्स तो हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हम कह सकते हैं पर यूनिट टाइम, तो पावर भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, पावर इन प्राइमरी यानी 1 लिखो इस साइड का, मस्ट इक्वल्स टू पावर इन सेकेंडरी यानी 2। जो पावर इधर का होगा वो एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से, क्योंकि ये डिवाइस एक स्टैटिक डिवाइस है, हम ऐसा मानते हैं इसमें कोई पावर लॉस नहीं है, तो इधर का पावर भी सेम होगा। वैसे ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, पर फिर भी ट्रांसफार्मर्स काफी एफिशिएंट होते हैं।
जो मॉडर्न ट्रांसफार्मर्स हैं, जो मैंने आपको अभी ये दिखाया है, इतना सिंपल सा ट्रांसफार्मर भी 95% तक एफिशिएंट हो सकता है। खैर हम तो 100% की बात कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में जनरली 100% एफिशिएंसी वाले ट्रांसफार्मर्स की ही बात करते हैं, है ना। तो हमने कहा पावर इन प्राइमरी, पावर इन सेकेंडरी, अगर एफिशिएंट है 100% तो पावर तो भाई मेरे क्या होता है, V इंटू आई होता है, बचपन से पढ़ा है। तो प्राइमरी है तो VP इंटू IP, या VP मत लिखो, मैंने वहां पर चूंकि E लिखा तो EP इंटू IP, तो ये हो जाएगा ES इंटू IS। हो गया। तो देखो मेरा क्या आया, मेरा IP बाय IS अगर मैं यहां पे लिखूं रेशियो करंट का, प्राइमरी टू सेकेंडरी या सेकेंडरी टू प्राइमरी कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंडरी टू प्राइमरी, अगर मैं नहीं प्राइमरी टू सेकेंडरी करते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो देखो मेरा क्या हो जाएगा, IP तो ये हो जाएगा ES बाय EP। पर ES बाय EP तो अपना हमने अभी भी प्रूव किया था NS बाय NP होता है। फाइनली हम लिख सकते हैं, इट मींस हमारा, कहां जगह है, यही लिखता हूं, हमारा जो हो गया करंट इन प्राइमरी टू करंट इन सेकेंडरी, देखो जस्ट कहानी उल्टी हो गई, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। देखो बड़ा एक कह सकते हो कि एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आ गया यहां पे, और सरप्राइजिंग ये नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, ये बिल्कुल रिक्वायर्ड था, ऐसा ही होना चाहिए था कि अब जो करंट है उसका ये रेशियो उल्टा हो रहा है इसके साथ। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वो वोल्टेज को तो बढ़ा देगा, लेकिन आपको करंट को कम करना पड़ेगा। अरे आप दोनों को नहीं बढ़ा सकते हैं, आप लॉजिकली भी नहीं बढ़ा सकते हैं। मान लो कि आप स्टूडेंट्स भी हो, पढ़ाई भी करते हो, और मान लो कि आपको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो या अगर आपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस किया तो आपको अपने स्पोर्ट्स पे कम फोकस करना पड़ेगा, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, दोनों को आप नहीं बढ़ा सकते। ऐसा मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। यहां तो बिल्कुल वही चीज है कि ये जो ट्रांसफार्मर भाई साहब है, ये वोल्टेज को तो बढ़ा देते हैं या स्टेप डाउन में घटा देते हैं, पर होता साथ में क्या है कि अगर मेरा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट मेरा घट जाएगा ट्रांसफार्मर्स में, या वोल्टेज मेरा घटेगा तो मेरा करंट बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। यही ट्रांसफार्मर में ध्यान रखना है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो बढ़ाता है पर करंट जो है आउटपुट में कम हो जाता है। सिमिलरली जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को आउटपुट में कम करता है पर करंट को बढ़ा देता है आउटपुट में। क्यों? ड्यू टू योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या पावर की वजह से। तो यही था मेरा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज E1, E2 या ES, EP जो भी कहिए, करंट और उसका रिलेशन कि कौन बढ़ता है कौन घटता है। ट्रांसफार्मर रेशियो मैंने आपको K करवा ही दिया। अब एक चीज और बच रही है, वो है आपका इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर कितना एफिशिएंट है मेरा, कितना नहीं है, वो भी करते हैं। और एक छोटा सा डाउट्स हो सकता है बच्चों आपके मन में आए, 99% बच्चों को उसमें डाउट नहीं आता है, वो उस पर सोचते ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं देते हैं, और अगर कोई सोचता है तो वो बिल्कुल उलझ जाता है। वो चीज मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। आपने कहा सर आपने एक बड़ी अजीब सी बात बोली जो मेरे को थोड़ा सा पचा नहीं। देखो बच्चों, मैं बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स बात आपसे कर रहा हूं, जो चर्चा आपने या जिस टाइप का डिस्कशन हो सकता है आपने अभी तक किसी से नहीं किया हो, पर हो सकता है कभी आपके मन में यह बात आई हो। अगर आपने ट्रांसफार्मर्स को पहले कभी पढ़ा होगा और यह सुना होगा कि ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाता है पर करंट कम कर देता है। यहां पे मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था पहले। हो सकता है आपके दिमाग में भी एक कंफ्यूजन आई हो कि यार हमने तो बचपन से पढ़ा है ओम्स लॉ कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो मेरा करंट भी बढ़ेगा। तो ट्रांसफार्मर ही ऐसा क्या है कि सर अभी कह रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ाता है पर करंट कम कर देता है। तो बच्चों मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त कंफ्यूजन वर्ल्ड वाइड है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये वर्ल्ड वाइड कंफ्यूजन है। पूरी दुनिया के बच्चे जो साइंटिस्ट हैं उन सबको कभी न कभी इससे पाला पड़ा है, वो भी कंफ्यूज हुए हैं। आप थोड़ा समझो, मैं कोशिश करता हूं कि देखो जो ओम्स लॉ था वो नॉर्मल सर्किट आपका, यहां पे सपोज बैटरी वाटरी लगी होती थी, ये नॉर्मल सर्किट आपका बैटरी वाली सर्किट थी ऐसे वाले में। अब समझो क्या था,
बैटरी, बड़ी बैटरी लगाए यानी वोल्टेज बढ़ाए। वोल्टेज बढ़ाने क्या, आपने बैटरी ज्यादा लगा दी, आपने ज्यादा बैटरी को इकट्ठी कर ली तो आपका करंट बढ़ गया। सिंपल सी बात है। पहले बैटरी एक थी तो करंट आपका कम था, आपने बैटरी 2 ले ली, आपका करंट भी बढ़ गया। आपने 3 बैटरी ले ली, अब करंट और बढ़ गया। 4 बैटरी, करंट और बढ़ गया। तो ये बात तो क्लियर है, ये इसमें आपको भी डाउट नहीं था। आपको प्रॉब्लम क्या है कि सर आपने ट्रांसफार्मर में ये समझाया कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। ये क्या है सर, वेरी कंफ्यूजिंग। कहा देखो कंफ्यूज मत हो, ट्रांसफार्मर जो है वो कोई बैटरी तो है नहीं। सबसे पहली बात समझो कि ये देखो बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब वो कहीं से एनर्जी को कंज्यूम करके लाता है और पावर को या वोल्टेज को बढ़ाता है, तो हमें करंट ज्यादा मिलता है। उस चीज को समझो। ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बढ़ाता है ये कोई बैटरी नहीं है, या इसके अंदर कोई पावर जनरेशन का कोई प्लांट नहीं लगा हुआ है। ये कोई पावर जनरेट नहीं कर सकता। वैसे भी आप एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो अपने आप, आपको कहीं से एनर्जी लानी पड़ेगी अगर आपको यहां पे एनर्जी बढ़ानी है तो। यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, बैटरी जैसे यहां कोई केमिकल रिएक्शन तो है नहीं। ये तो जस्ट एक म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू चीजों को बढ़ा या कम कर रहा है। तो यहां पे ये वो वाला वोल्टेज नहीं है ओम्स लॉ वाला कि वोल्टेज बढ़ा दिया, बैटरी ज्यादा कर दी तो करंट भी बढ़ गया। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड चीज है। यही वजह है कि इसमें जब वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो करंट नहीं बढ़ेगा। उसको एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करने के लिए P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, इसको करंट को कम करना पड़ेगा, या वोल्टेज को हमने कम किया तो करंट को बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। अब है मेरा कि सर ये इफिशियंसी क्या होती है, एफिशिएंसी, इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा, दिस इज योर ग्रीक लेटर ईटा। थोड़ा सा एन देखो कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा एन लिखो, उसके इस पूछ को लंबी कर दो, ऐसे एन लिखा, पूछ को लंबी कर दे, ईटा। ये क्या होता है एफिशिएंसी, ईटा इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। नॉर्मल सी बात है। तो एफिशिएंसी किसी भी चीज की क्या हम कैसे देखते हैं कि हमने उसको जितना इनपुट दिया उसके रेस्पेक्टिव से कितना हमें आउटपुट दिया, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अगर मैं आपकी भी बात करूं तो आपकी कहते हैं ये बच्चा बड़ा एफिशिएंट है, ये बच्चा कम एफिशिएंट है। देखो वहां भी सेम चीज होती है। एफिशिएंट का मतलब वहां पे लोगों का ये कहने का मतलब होता है कि इस बच्चे को भी मैंने इतना पढ़ाया 1 घंटे, इसने 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर लिए, इसने आउटपुट हमें 10 क्वेश्चन करके दिए। इस बच्चे ने 1 घंटे में हमें 20 क्वेश्चन करके दिए। यानी इनपुट दोनों का है 1 घंटा और दोनों का आउटपुट क्या है, डिफरेंट है। एक का 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, एक ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो एफिशिएंसी आ गई बात समझ में। बच्चों की एफिशिएंसी करेंगे ना कि उसने कितना आउटपुट दिया इनपुट के हिसाब से। तो ट्रांसफार्मर कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। दिस विल ऑल्सो फॉलो द सेम एफिशिएंसी रूल कि हमने जितना उसको इनपुट दिया उसके रेस्पेक्ट में उसे कितना हमें आउटपुट दिया, दैट इज योर एफिशिएंसी, दैट इज योर ईटा। तो देखो बच्चों, पावर क्या होता है, आउटपुट पावर। तो वही आपका जो फॉर्मूला था क्या था, VS IS यानी VI, और ये मेरा हो गया VP IP। तो दिस इज योर एफिशिएंसी। और इसी में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका परसेंटेज, इतना परसेंट एफिशिएंट, 20%, 80%, 90%, 95% जो भी है, तो यही आपका एफिशिएंसी हो गया ट्रांसफर। बच्चों देखो हमने इस टॉपिक को काफी डिटेल में समझाया है, कोशिश मेरी वही है कि आपको अच्छे समझ में आए, पर थोड़ा सा टाइम को भी देखना है कि अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा कि ये जो मेरा ट्रांसफार्मर था उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसका प्रिंसिपल हो गया, उसकी वर्किंग हो गई, उसकी नेसेसिटी क्यों है वो हमने अलग से डिस्कस कर लिया, कुछ चीजों को हमने ज्यादा डिटेल में किया। फिर हमने वो रेशियो वोल्टेज का, फिर करंट का रेशियो, फिर ट्रांसफार्मर रेशियो, और हमने अब लास्ट में किया एफिशिएंसी। कहा सर अब क्या, कहा अब जो है ट्रांसफार्मर जो है, हमने कहा था कि हम तो 100% मान के चलते कि एफिशिएंट है, पर ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रांसफार्मर ऑल्दो काफी एफिशिएंट होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो छोटा ट्रांसफार्मर मैंने आपको दिखाया है ये भी आपका 95% तक एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन कुछ तो कमी है, कुछ तो एनर्जी लॉस होएगी। तो वही हम पढ़ेंगे, द एनर्जी लॉस, द रीजंस बिहाइंड द एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। और इसके साथ हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो पहले उसको लास्ट में कर लेते हैं।
द एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर्स। तो मैं अब एनर्जी लॉस के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पॉइंट लिखता हूं और फटाफट समझा देता हूं। टॉपिक क्या है मेरा? एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर्स। तो कहा जो सबसे पहला रीजन है वो है मेरा फ्लक्स लीकेज। को सर ये क्या है फ्लक्स लीकेज? कहा देखो बच्चों, हमने यहां पे क्या अज्यूम किया था कि जितना फील्ड इस कॉइल ने बनाया, इस कोर ने, इस आयरन सॉफ्ट आयरन कोर ने उस सारे फ्लक्स, उस सारे फील्ड को ला करके इसके अंदर अटैच कर दिया, इसके साथ लिंक कर दिया। क्या आपको लगता है इतना परफेक्ट हम कर सकते हैं? इतना पॉसिबल है? नहीं। कुछ ना कुछ जो फील्ड है हो सकता है कि वो इसके साथ अटैच नहीं हो पाया हो, वो बाहर ही रह गया हो, ऐसा हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है ये जो आपका ये जो कोर बना हुआ है, ये प्लेट्स बने हुए हैं, इन प्लेट्स में क्या होता है बच्चों कि गैप होता है। जिस गैप की वजह से क्या होता है कि आपका जो फ्लक्स है वो आपका उसमें लॉस हो जाता है, वो पूरा का पूरा यहां पे 100% नहीं पहुंच पाता है। तो दिस इज योर फ्लक्स लीकेज। मतलब हमने जो अज्यूम किया था ये जो मेरा कोर है, इस कोर ने पूरे के पूरे वो आपका जो है फ्लक्स को, फील्ड को यहां पे डाल दिया होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ इसकी बैड डिजाइनिंग की वजह से, पुअर डिजाइन या गैप्स इन द प्लेट, या मैंने उसे भी कहा कि फील्ड लाइंस कुछ बाहर ही रह गई हो, याद जरूरी तो नहीं कि सारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया हो। तो दिस इज योर फर्स्ट रीजन कि सारा का सारा फ्लक्स जो हमने माना था कि इसमें जाता होगा, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। चलिए दूसरा जो है वो है मेरा आप ले लीजिए, उसको कहते हैं हम लोग बुक में दिया हुआ इसका नाम कॉपर लॉस। क्या नाम दिया है? कॉपर लॉस। कहो सर ये कॉपर लॉस क्या है? कहा देखो, हमने क्या माना था कि ये जो क्वाइल है ये बिल्कुल सुपर कंडक्टर्स की तरह हमने बिहेव किया था। हमने इसकी चर्चा ही नहीं करी कि इस क्वाइल में भी तो अबे वायर ही है ना, कॉपर का वायर है। बहुत आपने यूज कर कॉपर किया, सिल्वर कर नहीं सकते, सिल्वर बहुत कीमती होता है, सिल्वर भी करेंगे तो उसमें तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। जनरली जो हमारे जो यूज में जो हम ट्रांसफॉर्मर्स करते हैं, चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, इसमें कॉपर की वाइंडिंग होती है, या कॉस्ट कटिंग के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए एल्यूमिनियम वायर्स भी यूज किया जाता है। तो भैया उसमें रेजिस्टेंस तो होगा, वायर में रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो करेगा तो आपकी जूल्स हीटिंग होगी और एनर्जी लॉस होना ही होना है। तो यही मेरा कॉपर लॉस है। इसी को ये लोग वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं, जो वायर्स की वाइंडिंग है। खत्म है कहानी? तो चलिए, तो कॉपर लॉस हो गया मेरा, फ्लक्स लीकेज हो गया। तीसरा जो है वही आपका बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपने पढ़ा था, एडी करंट की वजह से। कहो सर ये कहां से यहां आ गया एडी करंट? कहा देखो बेटे, एडी करंट इतना तो पता है कि किसी भी मेटल में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, एडी करंट क्या होता है, किसी भी मेटल में जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस मेटल प्लेट में जहां पे थोड़ी थिकनेस हो, उसमें करंट अपने आप इंड्यूस हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एडी करंट। वो एक अलग टॉपिक है, उसकी हम यहां पे बात करेंगे, फिर तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को किसी मेटल प्लेट में जब डालते हैं तो एक सर्कुलर करंट ऐसे 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 उसमें बनने लगता है। सच करंट इज कॉल्ड एडी करंट। और करंट है तो फिर वही बात है, हीटिंग होगी, रेजिस्टेंस होगा उस मेटल प्लेट में, करंट भी है तो हीटिंग होगी तो आपकी एनर्जी लॉस होगी। तो अब देखो, ये जो मेरा कोर है ये क्या है? ये बेसिकली आपको तो इतना मोटा दिखता है, देखिए आपको ये इतना मोटा कोर दिख रहा है, ये कोर इतना मोटा दिख रहा है, लेकिन इस कोर में जब मेरा ये फील्ड घुसेगा तो अगर ये मैं एक सॉलिड पूरा का पूरा एक मेटल का एक सिंगल पीस यूज करता तो इस पे बड़े बड़े एडी करंट्स ऐसे ऐसे बनते, बड़े बड़े बनते, तो ज्यादा एनर्जी लॉस होती। इसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए, इस एडी करंट को,
इन्होंने इस प्लेट्स को यूज किया इस कोर को बनाने में। छोटे छोटे प्लेट्स जो मैंने आपको फोटो में दिखाया, जो मैंने आपको ये दिखाए थे, छोटे छोटे प्लेट्स को इन्होंने इकट्ठा करके, कैसे इकट्ठा किया तो अब मैं एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे देख लो कि मेरे पास ये एक विजिटिंग कार्ड्स हैं, कुछ विजिटिंग कार्ड्स है ना, ये विजिटिंग कार्ड्स है, दिख रहे हैं आपको। अब मैंने एक एक कार्ड को जोड़ करके देखो, मैंने इतना मोटा मैंने एक प्लेट जैसा बना लिया। अब ये चूंकि सारे कार्ड्स जो हैं ये इंसुलेटेड है एक दूसरे से, इनको हमने वार्निश से हमने पेंट कर रखा है, इसको हमने इंसुलेट कर रखा है, तो इन्होंने शेप, एक मोटा शेप भी बना लिया जो हमें चाहिए था कोर बनाने के लिए। साथ ही साथ क्या है, ये एक दूसरे से अटैच भी नहीं है इलेक्ट्रिकली, ये तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है क्योंकि इनके बीच इंसुलेशन है। तो अब क्या है, पहले इस पूरे में यहां पे करंट बनता है, एडी करंट, यानी ये इतना बड़ा स्पेस यहां पे था। अगर ये पूरा एक ही प्लेट होता, लेकिन हमने तो यहां पे अलग अलग प्लेट्स को, मोटे मोटे प्लेट्स की जगह छोटे छोटे प्लेट्स को यूज किया, पतले प्लेट्स को ब्लेड की तरह यूज किया है। तो अब बताओ, जब थिकनेस एक प्लेट का ये है तो इस पे करंट का सर्कल कैसे बनेगा, वो तो ब्रेक हो जाएगा। यानी एडी करंट को हमने क्या किया कि प्लेट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या, एडी करंट हमारे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो देखो बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता है, एडी करंट इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन, यू कांट मेक इट जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता है, बट यू कैन मिनिमाइज इट, आप इसको बहुत मिनिमाइज कर सकते हो। तो हमने यहां पे एडी करंट को मिनिमाइज करने की कोशिश तो की, इस जो मेरे छोटे छोटे प्लेट्स में ऐसे ऐसे प्लेट्स को बना करके हमने फ्रेम को कर तो लिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, जीरो तो हो नहीं सकता है। तो वही जो मेरा एडी करंट जो है, वो जो हीट क्रिएट करता है, उसकी वजह से आपका क्या होता है, आपकी एनर्जी लॉस होती है। भाई हीट जो है वो तो किसी एनर्जी कॉस्ट पे ही आ रही है ना, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, अनवांटेड चीज ये है, दैट इज योर एडी करंट लॉस। इसी को लोगों ने कुछ बुक्स में आयरन लॉस भी लिखा है, क्योंकि ये प्लेट्स आयरन की होती है इसलिए इसको आयरन लॉस भी लिखा है। ठीक है, ये एडी करंट था। और लास्ट इज योर हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस कहो सर ये क्या है, तो देखो बच्चों, चैप्टर 5 में आपने हिस्टेरेसिस पढ़ा होगा। हिस्टेरेसिस क्या होता है, थोड़ा वो भी समझा देता हूं शॉर्ट में, कि ये, इसको आप लिख लो, इसको आप नोट कर लो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, बैक करके वीडियो को। हिस्टेरेसिस क्या होता है समझो इस चीज को। कहा कि अगर आपके पास कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मानो कि ये मेरा एक आयरन का रॉड है, ये इसको अगर मैं एक कॉइल के अंदर डाल दूं और यहां पे मैं एक बैटरी लगा दूं वेरिएबल वोल्ट की, तो देखो बच्चों क्या होता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, इस कॉइल में फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो अंदर जो आपका ये मेटल का रॉड रखा हुआ है, ये भी आपका मैग्नेटाइज होगा। हो सकता है इधर ये नॉर्थ और इधर ये इसका साउथ पोल बन जाए, ऐसे तो मैग्नेटाइज हम करते हैं। अब अगर हम इस करंट को कम ज्यादा करें और इवन कि मैं इसको चेंज कर दूं, उल्टा कर दूं पोलैरिटी को, तो क्या होगा, फिर ये वापस पूरा इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। फिर इधर आपका साउथ, सॉरी इधर क्या था, नॉर्थ बनाया था, इधर नॉर्थ बनाया था, तो इधर आपका नॉर्थ हो जाएगा फिर से, और इधर आपका साउथ हो जाएगा। फिर मैं अगर इसको मैं चेंज कर दूं तो फिर ये मेरा इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहां पर अगर एसी लगा दूं तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक सेकंड में ये 50 बार नॉर्थ साउथ ये बनता बिगड़ता रहेगा, नॉर्थ साउथ। इतनी बात समझ में आ रही। अब जब हम यहां पे इसका हिस्टेरेसिस का जब कर्व बनाते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा कि ये कर्व ऐसा बनता है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये अलग टॉपिक है। ये कर्व मेरा ऐसा बनता है, और ये पता है कि जितना ये कर्व की चौड़ाई ज्यादा होगी वो मटेरियल मेरा परमानेंट मैग्नेट में यूज होगा, और जितनी इस कर्व की चौड़ाई मेरी कम होगी वो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज होगा। यानी इसको मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज करना आसान है, इसको करना मुश्किल है, यानी इसमें ज्यादा एनर्जी लगती है मैग्नेटाइज करने में। अब हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया, यानी हमने इस टाइप के मटेरियल को यूज किया इसको बनाने में, तो चलो ठीक है, उससे हिस्टेरेसिस एनर्जी लॉस काफी कम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता है। हर बार जब आपका मैग्नेटिक फील्ड का या डायरेक्शन चेंज होगा, एसी की, चूंकि यहां पर एसी लगा हुआ है ना, तो वो तो हर बार बाएं दाएं करेगा, तो ये
ये जो मेटल प्लेट्स आपके लगे हुए हैं, ये नॉर्थ साउथ पोल को रिवर्स स्ट्रेट करते रहेंगे और इसमें आपकी यूजफुल एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझिए किसी चीज को तोड़ना जोड़ना एनर्जी वेस्ट होएगी, भले वो मैग्नेटिक पोल से क्यों नहीं हो। इन दिस वे वी कैन से जो हिस्टेरेसिस लॉस है, यानी जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन फिर रिवर्स में पोल्स का बनना, दिस इज कॉल्ड योर हिस्टेरेसिस लॉस। और इस तरीके से भी जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। फिर एक और एक्स्ट्रा कह सकते हैं, जो कभी आपने साउंड सुना, हमिंग साउंड आता है जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उससे ना ऐसी आवाज आप गौर से सुनना आते रहता है। तो वो क्या है, वो हमिंग जो साउंड है वो भी तो एनर्जी है, साउंड इज एनर्जी, वो भी लॉस होती है। खैर, तो ये सब था आपका ट्रांसफॉर्मर, इसका इंट्रोडक्शन, उसका पूरा डिटेल, उसका पूरा वर्किंग, आपको अच्छी फील आई कि नहीं? चलिए, तो बच्चों यही अपना ट्रांसफार्मर था। अपने अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाऊंगा, तो आप रेडी रहिएगा। पहले इन सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जितने मेरे वीडियोज हैं इसी चैप्टर के, उसके सारी वीडियो देखिए, और अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आपके पास दोबारा से आऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए, गुड।